कि बच्चे कहते हैं कि मैम हमें ना पूरा सब्जेक्ट मैटर पता है बट हमें ये नहीं पता कि हम आंसर्स को लिखें कैसे, उन आंसर्स को फ्रेम कैसे करें। सिमिलरली जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप या तो हाईलाइट कर सकते हैं या फिर ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी उनको डाल सकते हैं। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो ये सभी सब्जेक्ट्स, बीट हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स में एक चीज जो कॉमन होती है वो है आंसर लिखने का स्टाइल। Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good and I'm good as well, and I am back again with yet another video on strategy. And I have a I'm receiving a very common query nowadays with students, that is they ask me, ma'am can you tell me that how do we frame the answers? अब students में common query क्या आती है कि बच्चे कहते हैं कि मैम हमें ना पूरा सब्जेक्ट मैटर पता है बट हमें ये नहीं पता कि हम आंसर्स को लिखें कैसे, उन आंसर्स को फ्रेम कैसे करें कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये एक कॉमन क्वेरी आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स में काफी सामने आ रही है और आई एम श्योर कि आप काफी लोग ऐसा फेस कर रहे होंगे कि आपको आंसर्स आते हैं बट उनको लिखना कैसे है। अब ये आपके लिए चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है अगर आपको स्टार्टिंग से ही पता हो कि आपको कैसे आंसर्स फ्रेम करके आने हैं, कैसे आंसर्स एग्जामिनर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आओ। अब अगर हम बात करें सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो ये सभी सब्जेक्ट्स, बीट हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स में एक चीज जो कॉमन होती है वो है आंसर लिखने का स्टाइल। अब जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक टिपिकल पैटर्न चलता है, एक टिपिकल पैटर्न होता है जिस वे में हमको आंसर्स को फ्रेम करना होता है। तो आज मैं आपको वही एक चीज बताने वाली हूँ कि आपको आंसर्स को फ्रेम कैसे करना है या फिर कैसे आंसर्स आपके टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो हाउ टू फ्रेम आंसर्स एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं आपकी आंसर शीट इस तरीके की दिखती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी आंसर शीट ऐसी दिखती है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ मार्जिन्स। आपको इस तरीके से मार्जिन ड्रॉ करनी है, वन इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर एंड द अदर इन द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर। ओके, सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है पेपर में। अब आपका जो पेपर है इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सिमिलरली सेक्शन डी। तो सेवरल सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड होता है। अब अगर मैं बात करूं सेक्शन ए की कि सेक्शन ए में क्या आता है, तो सेक्शन ए में जनरली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कि जनरली कैसे होते हैं, जैसे कि 1 मार्कर्स हो गए, ठीक है। अब 1 मार्कर्स में वो आपसे बड़ा तो पूछेंगे नहीं, एक बड़ा आंसर तो पूछेंगे नहीं, तो जनरली क्या पूछा जाता है, आपसे डेफिनेशंस पूछी जाती है या फिर एमसीक्यू की फॉर्म में वो आते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर सपोज क्वेश्चन आया है आपको सेक्शन ए में कि व्हाट इज कास्ट, सो अब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कास्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, ध्यान में रखना है हमें कि अगर कोई भी ऐसी डेफिनेशन आ गई, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कास्ट का, तो अगर सपोज आपको कास्ट की ही डेफिनेशन आ गई या फिर संस्कृताइजेशन की फॉर से आपको डेफिनेशन आ गई सोशियोलॉजी में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसका लिटरल मीनिंग बताना है कि लिटरल मीनिंग क्या है उस वर्ड का। लिटरल मीनिंग से हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर आंसर शीट, आपने लिटरल मीनिंग वर्ड का बताया दैट इंग्लिश वर्ड कास्ट इज एक्चुअली अ बोरोइंग फ्रॉम पोर्टुगीज वर्ड कास्टा, ऐसे आपने लिटरल मीनिंग फर्स्ट लाइन में बता दिया। देन यू हैव टू लीव अ लाइन बिकॉज हमें अपना पेपर नीट एंड क्लीन भी रखना है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या बता देंगे कि इसको 2 टर्म्स में से डिफाइन किया जाता है, वर्ण और जाति। तो ये 2 टर्म्स से इसको डिफाइन किया जाता है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको टू द पॉइंट ही रहना है, टू द पॉइंट रहना है। आपको इसमें ज्यादा लेंथ देने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए बार बार मैं कह रही हूं आपको कि ट्राई टू बी प्रिसाइज, जो पूछा गया है उसी का जवाब आपको इसमें देना है। और ये 1 मार्कर्स में जनरली डेफिनेशन या एमसीक्यूज आते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हम बात करें हमारे सेक्शन डी पे आ जाते हैं हम। तो अगर मैं सेक्शन डी की बात करूं तो इसमें जनरली 2 मार्कर्स आते हैं। इसमें भी अगेन डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है या फिर ये फैक्ट बेस्ड हो सकते हैं।
फैक्ट बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पूछ लेंगे कि अगर आपकी बुक में कोई फैक्ट गिवन है या फिर पॉलिटिकल साइंस का ही ऐसे कोई क्वेश्चन है या फिर कोई इवेंट आपसे पूछ लेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, 4 to 5 लाइन्स के अंदर आपको ये अटेम्प्ट करके आना है। इससे ज्यादा आप वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करेंगे। अब ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें सब्जेक्ट मैटर बहुत ज्यादा होता है लिखने वाला, तो आई एम श्योर कि पेपर के टाइम में आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती है जो आप चाहो कि मैं ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, सब लिख दूं, बट प्लीज आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है ताकि आपका पेपर विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट हो सके। तो अब यहाँ पे सपोज क्वेश्चन आ गया संस्कृताइजेशन का, तो सिंपली हमने संस्कृताइजेशन को क्या करना है, सबसे पहले तो हम अंडरलाइनिंग करते जाएंगे। अंडरलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने सपोज लिख दिया, पूरी आपने डेफिनेशन लिख दी कि संस्कृताइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब इस आंसर में आपके हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि सोशल स्टेटस हो गया, हाईलाइट कर दो उसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सोशल प्रैक्टिसेस हो गया, हाईलाइट कर दो उसको। तो हाईलाइटिंग हमें करती जानी है, और सिमिलरली जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप या तो हाईलाइट कर सकते हैं या फिर ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी उनको डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो यही थे कि ये फैक्ट बेस होते हैं और आपको 4 to 5 लाइन्स में इनको कंप्लीट करना होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब बेसिकली आप इसमें कैसे कर सकते हैं कि आप लाइन लीव बीच में जरूर करेंगे ताकि हमारा पेपर नीट एंड क्लीन लगे। सिमिलरली आपको साइड में बॉर्डर्स भी ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और जितना भी इन टाइप के क्वेश्चन में जितना ज्यादा आप मेन जो कंटेंट है वो डिलीवर कर सको वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में क्वेश्चन लिया है मैंने, डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सेक्शन सी में हमारे जनरली 4 मार्कर्स आते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जनरली। अब 4 मार्कर्स में वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, केस स्टडी हो सकती है, पैसेज बेस्ड हो सकते हैं। तो इनमें आपको क्या करना है, आंसर्स को थोड़ी सी लेंथ देनी है। अब तक मैं आपको कह रही थी कि प्रिसाइज रखो, बट अब 4 मार्कर्स आ गए यार, इसमें आपको थोड़ी सी लेंथ देनी शुरू करनी है। तो आपको इसमें कैसे करना है, सबसे पहले आप डेफिनेशन बताएंगे कॉन्सेप्ट की, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बॉडी बनाएंगे। बॉडी क्या होती है अब आंसर की, दिस इज द बॉडी ऑफ द आंसर, यानी कि आपने डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इंट्रो दिया और उसके बाद आंसर की बॉडी फ्रेमिंग स्टार्ट करी। जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो लिखने हमने शुरू किए आंसर के, ठीक है। इस तरीके से हमें आंसर लिखना है। एंड अगेन हमें क्या करना है, हमें इसको लेंथ देनी है थोड़ी सी और आंसर की बॉडी बनानी है। जनरली इसमें केस स्टडी आती है और इसमें ध्यान रखेंगे। अब आप पूछोगे कितनी लेंथ दे इसको, तो भाई 10 पॉइंट से ज्यादा एक्सीड मत करना। 10 पॉइंट्स इज मैक्सिमम, 4 मार्कर्स के लिए मैक्सिमम है 10 पॉइंट्स, ठीक है। तो 10 पॉइंट से ज्यादा हमें नहीं लिखना है और हर पॉइंट के जो बीच में हमें क्या छोड़ना है, गैप छोड़ना है, लाइन बीच में छोड़नी है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है अब इसमें देख लो, यहाँ पे आपको एंड में कंक्लूजन जरूर देना है। कंक्लूजन जरूर देना है हमें इस टाइप के क्वेश्चन में, ताकि एक तो हमारा आंसर इंप्रेसिव लगे, थोड़ी सी उसमें लेंथ आ जाए और पिछले वालों से हमें अलग भी दिखाना है अपने आंसर को, तो वो स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। अगेन अंडरलाइनिंग करना मत भूलिएगा अपने आंसर्स को, विथ अ ब्लू पेन और ब्लैक पेन आपको अंडरलाइनिंग करनी है आंसर्स की। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आ जाते हैं हमारे सेक्शन डी के ऊपर। सेक्शन डी में क्या आता है, अब सेक्शन डी में जनरली लॉन्ग आंसर्स आते हैं। अब लॉन्ग आंसर्स कैसे हो सकते हैं, या तो पिक्चर बेस्ड हो सकते हैं या फिर वो हो सकता है पैसेज बेस्ड। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का। इस तरीके से आपको पैसेज आ सकता है और उसमें आपको या तो डेफिनेशन की फॉर्म में भी वो पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पे एमसीक्यू की फॉर्म में दिया है, तो एमसीक्यू की फॉर्म में भी आपसे पैसेज पूछा जा सकता है कि कैसे आप उसको करोगे। अब आपको इसमें क्या करना है, अब इसमें या तो पैसेज बेस्ड आ सकता है या फिर 4 मार्कर्स में वो आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, हमें थोड़ा सा लेंथी आंसर लिख के आना है, लेंथ देनी है हमें आंसर को, ठीक है। अब अगर पैसेज बेस्ड नहीं है आंसर, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक लंबा सा आंसर फ्रेम करोगे, लेकिन हमें पुरानी स्ट्रैटेजी ही अडॉप्ट करनी है। डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, मेन बॉडी बनानी है, की पॉइंट्स देने हैं और उसके बाद कंक्लूजन के साथ एंड कर देना है अपने आंसर को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक पैसेज गिवन है, वो हम सॉल्व करेंगे।
अब ये आपकी बुक का ही एक पैसेज है, मोस्ट एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज आर एक्सीडेंटल एंड, इसका क्या आता है आंसर है अनकंडीशनल। ठीक है, तो इसी तरीके से सिमिलरली आपको सारे आंसर टिक करने हैं। आंसर टिक, अब ये जो टिक मार्क वाले आंसर होते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स कैसे अटेम्प्ट करेंगे आंसर को वो आप जान लीजिए। तो पैसेज बेस्ड आंसर आ गया, आपको क्या लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला गिवन होता है, ये डालना है आपको कि 1 फर्स्ट आप अटेम्प्ट करें, फिर जो आंसर की नंबरिंग है, चाहे आंसर अब ए है, बी है, सी है, डी है, इसका आंसर बी है तो बी पॉइंट ऐसे लिखना है आपको और आंसर पूरा लिखना है। ये नहीं कि 1 डाला और बी चलो हो गया काम, आंसर आगे का लिखा ही नहीं, आंसर कंप्लीट करना है। सिमिलरली सेकंड का क्या है आंसर, सेकंड का आंसर है इसमें सी, तो सी का आंसर हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे पूरे पूरे आंसर्स आपको लिखने हैं, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, और आंसर्स के अगेन बीच में यू हैव टू लीव अ लाइन, ताकि हमारा जो पेपर है कैसा लगे, बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन हमें अपने पेपर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब सिमिलरली आपका जो आंसर है वो और फॉर्म्स में भी आ सकता है, जैसे कि कोई पिक्चर बेस्ड आ गया, ये पैसेज बेस्ड का एग्जांपल था। सोशियोलॉजी में ज्यादातर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है और उसी अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रैक्टिस करते रहनी है। एंड आई होप आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया होगा और आपने जान लिया होगा कि आपको अपने ह्यूमैनिटीज के आंसर्स फ्रेम कैसे करने हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ना सिर्फ सोशियोलॉजी बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आपके जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं सब में एप्लीकेबल है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।